अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। बहुत सारी अहम खबरें, एक तो अक़वाम मुत्तहिदा भी इमरान खान की हालत इज़हार पर बोल पड़ा है और उसने कहा है कि इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा के जो अंदाजे थे वो बिल्कुल दुरुस्त निकले और दूसरी तरफ जो तज्किये थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। और ये हुक्मरान जो हैं ये चोर नहीं है, इनको चोर कहना बिल्कुल गलत बात है। ये हरगिज चोर नहीं है, बल्कि ये हुक्मरान डाकू हैं। चोर और डाकू में फर्क क्या होता है वो भी आज आपको इंशाअल्लाह समझाना है। इसके अलावा मुल्तान में एक इंतहाई मफलूकुल हाल शख्स अपने नौजवान बेटे को कफन न दे सका और हमारे कफन चोर हुक्मरान अब उस कफन की बजाय उस लाश पर बाकायदा मर्चें छिड़क रहे हैं। ये क्या मामलात हैं, इन सब पर बात करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत के हवाले से भी कुछ अपडेट हैं और यह भी है कि ये किस कदर उससे खौफजदा हैं, उसकी भी एक मिसाल आपको बतानी है। लेकिन आगाज करते हैं जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की। इमरान खान से उनकी बहनों ने मंगल के रोज मुलाकात करनी थी, लेकिन इस बार भी ये मुलाकात नहीं हो सकी। इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म ना हो सकी। बहनों को आज भी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना मिली। अलीमा खान कहती हैं 2 हफ्ते से टीवी पर यह खबरें चलवाई जा रही थी कि नौरीन न्यासी को हम भेजना चाह रहे हैं, वो जा नहीं रही। नौरीन न्याजी खड़ी हैं, यहां मुलाकात करवाएं, किसने रोका हुआ है? उन्होंने बार बार कहा थी आए, क्यों हमें रोका हुआ है, ले जाएं और इनको मुलाकात करवाएं, लेकिन उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाने दी गई। अलीमा खान कहती है सिर्फ एक मुलाकात खुशखबरी नहीं, ये मुजरिम है जिन्होंने इमरान खान के हकूक मुअत्तल कर रखे हैं। सारे हकूक बहाल होने चाहिए। अभी हमने एसएचओ को कहा है कि नौरीन न्याजी मुलाकात का इंतजार कर रही है, ले जाओ उन्हें, मुलाकात करवाओ, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। ये लोग झूठे हैं जो जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं। इन्होंने पहले मुलाकात करानी थी ना, अब ये मुलाकात कराएंगे। बहरहाल एक दिलचस्प पहलू आज अडियाला जेल पर यह देखने में मिला कि छोटे छोटे मासूम बच्चे कैदी नंबर 804 यानी जेल की यूनिफॉर्म पहनकर आए। उनकी कैप पर, उनके जनाब शर्ट पर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें की गई। यह भी कहा गया कि यह मोहब्बत का इजहार है इमरान खान के साथ, के देखें किस कदर जनाब बच्चे और उनके वालिदैन ने उनको तैयार करके भेजा है और इस तपती दोपहर में भी वो मौजूद हैं। लेकिन साथ ये भी तनकीद की जानी चाहिए थी कि ऐसे छोटे बच्चों को सियासत में नहीं धकेलना चाहिए और जो बड़े हैं वो आकर सियासत करें, बच्चों को उनकी भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। अलीमा खान कहती हैं इमरान खान और बुशरा बीबी पिछले 8 माह से कैद तन्हाई में हैं। आईन और कानून पढ़ लें, कहां लिखा है ये जायज है? इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी एक जज की जिम्मेदारी होती है। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर अदालतें बंद कर दें। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी पर जेल में जुल्म हो रहा है और यहां जज कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि बहन या बेटी केस फाइल कर सकती है या नहीं। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यह अदालतें इमरान खान को इंसाफ देंगी। इससे पहले दिन को केस की समाअत थी और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि पहले हम तय करेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतल्लिक अलीमा खान और मुबशरा की दरखास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं है। अगर अदालत केस काबिल समाअत होने पर मुतमईन हुई तो फिर जेल अथॉरिटीज को जवाब तो देना होगा। हमने दोनों फैसले देखे, कैद तन्हाई की कोई सजा नहीं है। नैब के मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती। इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने तो बिल्कुल, नैब प्रोसिक्यूटर ने कह दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बिल्कुल कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, ये कुछ दिनों से सिर्फ माहौल बनाया गया, लेकिन उसकी तफसील नहीं बयान कर सके। लेकिन जज देख रहे हैं कि उनकी कम से कम 7 महीने से मुलाकात नहीं कराई गई और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा आर्डर जारी किए हुए हैं कि हफ्ते में 6 दोस्तों की या पॉलिटिकल उनके रहनुमाओं की मुलाकात कराई जानी चाहिए, वो तो 2 साल से नहीं कराई गई। ऐसे में जजों का यह कहना कि अभी हम सोचेंगे जनाब कि आपका हक बनता भी है या नहीं बनता, या आप दरखास्तें दायर कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती, यह इंतहाई अफसोसनाक है। बैरिस्टर
सलमान सफ्दर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ केस में दलाइल दिए। उनका कहना था पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी खातून को करप्शन के जुर्म में आनत पर सजा सुनाई गई, जो बुशरा बीबी हैं। 7 साल की कम कैद की सजा के दौरान कैद तन्हाई में रखने का यह केस सामने आया है। यह अमूमी नौइयत का केस है। ऐसे केसेस रोजाना की बुनियाद पर अदालत में आते हैं, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को वो सजा दी जा रही है जो उन्हें अदालत से मिली ही नहीं, और वो सख्त कैद तन्हाई भुगत रही हैं। बैरिस्टर सलमान सफ्दर का मजीद कहने था मुकदमों का एक अंबार बना हुआ था, 300 से ज्यादा केसेस थे। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं इस स्कोर को चेज करूं। उन्होंने अपनी कानूनी टीम मैदान में उतारी और उन्हें इम्पॉसिबल टास्क दिया कि 300 मुकदमे लड़ो। हमने 300 मुकदमे लड़े और जीत भी लिए। अब यह एक अहम तरीन जुमला है। बैरिस्टर सलमान सफ्दर आमतौर पर इस किस्म के सख्त जुमले अदलिया के हवाले से नहीं कहते, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेशनल वकील है, लेकिन यहां उनका भी सब्र जवाब दे चुका है। वो कहते नहीं, हमारे केस लड़ने में, हमारे दलाइल देने में कोई नहीं है। वो कहते हमने 300 मुकदमे लड़े और जीत भी लिए। अब अगर अंपायर में मसला है और आखिरी विकेट नहीं गिर रही, तो इतना क्रेडिट तो दे दें कि उन्होंने 300 केसेस लड़कर साबित किया कि ये तमाम केसेस झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं और बदनीयती पर मुबनी हैं, जिनको बिल्कुल खत्म किया जा चुका है। क्या कहा सलमान सफ्दर ने, जरा सुने। एक मुकदमों का अंबार बना हुआ था इमरान खान साहब के अगेंस्ट। कोई और शख्स होता, मैं समझता हूँ सिर्फ इमरान खान साहब का काम था कि उन्होंने फैसला किया मैं इस स्कोर को चेस करूंगा, 300 के मुकदमों को चेस करूंगा। उन्होंने अपनी कानूनी टीम उतारी मैदान में और उनको एक इम्पॉसिबल टास्क दिया, 300 मुकदमे लड़ो। हमने 300 मुकदमे लड़ दिए, हमने 300 मुकदमे जीत भी लिए, हमने अपनी आज़ादी भी उसमें ले ली। अब अगर एम्पायरिंग में मसला है या मौसम में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ गई है, तब्दीली आ गई है, आखिरी विकेट अगर नहीं गिर रही, तो पहला क्रेडिट तो उनको ये दे दें कि उन्होंने तमाम केसेस फाइट करके ये साबित कर दिया है कि केसेस बेबुनियाद, खोखले, फैब्रिकेटेड, मलेशियस प्रोसिक्यूशन थी, जिन पे सब लोगों का बहुत वक्त जाया किया गया है। थैंक यू। अच्छा, जजेस के हवाले से इमरान खान का एक बयान भी बड़ा वायरल है। इमरान खान ने कहा था इस मुल्क के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हमने बार बार अदलिया से रजू किया, लेकिन उन्होंने अपनी जाती मराद के इवज अपने जमीर का सौदा कर लिया है। उन्होंने अपनी दयानतदारी बेच डाली है। उनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। जज मुआशरे में इंसाफ के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इस मुल्क के जजेस को खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बता रहे हैं, एक एंकर पर्सन से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए सवाल किया कि एक जज का आपको पता है कि कितनी पेंशन लेता है? तो एंकर ने कहा जी बताएं कितनी? तो वो कहते हैं कि एक एंकर 20 लाख, एक जो जज है 20 लाख रुपए माहाना वो पेंशन लेता है। और साथ फिर वो सवाल करते हैं और आपको पता है कि एक जर्नल रिटायर्ड होने के बाद कितनी पेंशन लेगा? तो फिर वो खुद बताते हैं इसकी बुनियादी तनख्वाह से थोड़ा ऊपर नीचे कर लें। मतलब ये जजेस हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी 20 लाख रुपए तकरीबन माहाना पेंशन लेनी है, मरते दम तक लेनी है, लेकिन यहां जिंदा होते हुए ये अपनी जनाब मनासिब का हक अदा नहीं कर रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सियासी मुकदमात हैं वो इंतहा को पहुंच चुके हैं और 26वीं 27वीं तरमीम के बाद किसी जज ने चूं तक नहीं की और वो बोलते भी नहीं हैं, बल्कि इशारों के मुबैना तौर पर मुंतजिर रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। बाकायदा बयान में कहा गया है कि हमें ये रिपोर्ट मिली है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बुनियादी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात तक रसाई के बगैर तवील अरसे तक तन्हाई में कैद रखा गया है। इमरान खान को ज़ाती डॉक्टरों, वकला और ख़ानदान के अफराद तक रसाई से महरूम रखा गया है। इस पर मुतालबा किया गया है कि उनको फौरी तौर पर रसाई दी जाए। शहबाज गिल ने बजट के हवाले से खबर दी। वो कहते हैं इमरान खान से मुलाकात किए बगैर खैबर पख्तूनख्वा का पूरे साल का बजट पास भी हो गया, खान की मुलाकात माइनस हो गई। 175 अरब रुपए भी दे दिए गए। बस ये कहा गया कि आप पैसे काट लें, हम थोड़ी बहुत नूरा कुश्ती करेंगे, केस अदालत भी जाएगा और फिर फाइनल फाइल बंद, पैसा हजम हो जाएगा। ये शहबाज गिल दावा कर रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी इस वक्त वफाकी हुकूमत से साजबाज कर चुके हैं और इमरान खान की रिहाई के बगैर वफाक के तमाम मुतालबात पूरे किए जा रहे हैं और 175 अरब भी किसी मद्दात में रख दिया गया है और वहां से
वफाकी हुकूमत काट लेगी। शाहीन सहबाई कहते हैं, वो कहते हैं पीटीआई किसी के काम ना आई। इमरान खान ने अपनी मिसाल तो दुनिया भर के लिए पेश कर दी और तारीख में अपना नाम भी लिख दिया, मगर उसकी पार्टी के लोग सिवाय चंद बहादुरों के एक फटा हुआ ढोल साबित हुए। सब कागजी शेर हैं और फौजी जनता ने अक्सर को धौंस, धांधली और पैसे से काबू कर लिया है। ये लोग अचानक बगैर किसी जिद्दोजहद के कुछ नारे लगाकर आते हैं और बगैर कुछ किए अब बिक गए हैं, अब इनकी हैसियत ही नहीं रह गई। शाहीन सहबाई मजीद कहते हैं जो लोग खान के नाम को इस्तेमाल करके ओहदों पर आ गए वो फौज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको खान की पार्टी के 1% लोगों की हिमायत भी हासिल नहीं। वो खौफ और डर से इस निजाम का हिस्सा बन गए, बल्कि एक इजाफी बोझ बन गए। वो खौफ और डर की वजह से इस निजाम के साथ ही सियासी कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे। खान को एक नई पार्टी खड़ी करनी है जो तैयार है, मगर ऐसी 2 नंबर नहीं होगी। शाहीन साहब भाई एक सीनियर जनाब हमारे साफी हैं, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उन्होंने ज्यादातर अरसा पिशावर में रहा, जंग ग्रुप के साथ कोई 25-30 साल मुंसलिक रहे। उनकी गहरी नजर है। वो कहते हैं इमरान खान अब जब बाहर आया तो वो एक नई पार्टी खड़ी करेगा, पुरानी जो खोटे सिक्के हैं वो उठाकर बाहर फेंक देगा। अडयाला के बाहर चंद बुजुर्ग भी मौजूद थे। इनका कहना यह था कि इमरान खान की रिहाई में पाकिस्तानी कौम की आजादी है, हम इसलिए यहां आए हैं। अदालत ने मुलाकातों की इजाजत दी है, लेकिन यह मुलाकात नहीं होने देते। ये किसी आइन कानून पर अमल नहीं करते। इमरान खान का जुर्म यही है कि उसने अवाम को शऊर दिया है, ना कोई डाका डाला, ना चोरी की। अगर की है तो साबित करें। 3 साल से 1 रुपए की करप्शन भी ये लोग साबित नहीं कर सके। एक और बुजुर्ग शहरी का कहना था इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। इमरान खान ने इस मुल्क को बचाना है, गरीबों को, किसानों को, रेडी वालों को, चाबड़ी वालों को बचाना है। अवाम को निकलना होगा। 2 साल से इमरान खान हमारे लिए जेल में है। वीडियो से, धरनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अवाम को और पूरी कौम को सड़कों पर निकलना होगा। ये लोग भाग जाएंगे। दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक लेजेंडरी कप्तान वकार यूनिस ने एक गुफ्तगू की। वो कहते मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि 1987 का ऑस्ट्रेलिया का यूथ वर्ल्ड कप ना खेल सका। मैं विकेटें ले रहा था, इंजमाम सेंचुरी बना रहे थे। वाज़ेह था कि हम दोनों का इंतखाब होगा। इंजमाम का इंतखाब हो गया, लेकिन मेरा नहीं। दरअसल सिफारिश काम आ गई और फैसलाबाद से आए एक लड़के का इंतखाब हो गया। वो एक कमिश्नर का बेटा था। वो ऑस्ट्रेलिया गया, हालांकि उसने वहां खेलना नहीं था, सिर्फ दौरे पर गया था और वहीं से वापस आ गया। लेकिन मेरे कैरियर को बहुत फर्क पड़ा। लेकिन वकार यूनिस कहते हैं कि मेरा मोहसिन इमरान खान है। वो कहते हैं इमरान खान ने मुझे टीवी पर बॉलिंग करते देखा और मेरी रफ्तार से मुतासिर हुए। उन्हीं की वजह से मुझे शारजा में टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह मिली। ताहम सिलेक्टर्स ने महसूस किया कि मैं अभी बैनुल अक़वामी क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन इमरान खान इस बात पर बज़िद थे कि मुझे टीम में होना चाहिए। इमरान खान ने मुझे काउंटी टीम में भी लाने में अहम किरदार अदा किया था और मैं फिर गया और फिर इस वकार यूनिस ने साबित किया कि वो दुनिया के चंद बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। और इसको जांचने में, परखने में जो बुनियादी किरदार है वो इमरान खान की आंखों का है कि उन्होंने पहचान लिया था कि ये आम पत्थर नहीं बल्कि वकार यूनिस एक हीरा है। जी, मुल्तान में गुर्बत की दर्दनाक तस्वीर। मुल्तान में कफन दफन के पैसे ना होने पर वालिद अपने नौजवान बेटी की मैयत घर में मौजूद चादर में लपेटकर कब्रिस्तान तदफीन के लिए पहुंच गया। ये लर्जा खेज तफसील थी। ये इस नौजवान का वालिद क्या बता रहा है, जरा सुने। खालिद है, इसका नाम दानिश है, पुत्र का। से उम्र इसकी 25 साल है। कौम कुरैशी। रजा की राइश की तो दी है वो रजाबाद। अच्छा, ये अपनी मौत आप मरा है। अच्छा, अब आप इसको दफन रखा रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये इनकी बहन है। हाँ। आप इनकी बहन है, कजन चाची की बेटी हो। हाँ। अच्छा, ये आप बहन है, ये भाई है, ये ने सब लोग इनको दफन कर रहे हैं। तो ये अपनी मौत आप मरा है। चले, हम आपके दुख आते हैं, हम आप भाई, हम आपके साथ हैं। ठीक है, परेशान अल्लाह आपको सब्र दे भाई। इस वाक़े का एक दर्दनाक जो पहलू है वो आगे है। एक बुजुर्ग से जाकर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वालों ने गुफ्तगू की। उनका कहना यह था कि बेटा गुर्बत और कसमपुरसी की हालत में फौत हुआ तो उसकी लाश 2 दिन तक घर में ही पड़ी रही, क्योंकि तदफीन के लिए 1 रुपया भी नहीं था। गर्मी की वजह से मैयत से बदबू आना शुरू हुई तो मोहल्लेदारों ने इतराज किया और सूरत हाल देखकर
पुलिस को बुला लिया। बेटे को बिना कफन के तदफीन के लिए लाने वाले ने मजीद कहा कि खुदारा हमारे जख्मों पर नमक ना छिड़का जाए, लेकिन उनके जख्मों पर बाकायदा नमक छिड़का जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा रफीउल्लाह है, वो कहते हैं कफन के बगैर दफनाने का मकसद सस्ती शोहरत हासिल करना भी हो सकता है, हालात इतने भी बुरे नहीं कि कफन नहीं मिल रहा। और जालिम गुर्बत किस हद तक पहुंच चुकी है, लोग भूखे पेट सोते हैं। एक जुमला था कि कहा जाता है जनाब इस वक्त गुर्बत खत्म हो गई, लोग भूखे पेट नहीं सोते। नहीं, इस वक्त भी लोग अपनी गैरत बेचकर, अपना ईमान बेचकर, अपना जमीर बेचकर जिंदा हैं। अगर ये ना बेचें तो एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग सड़कों पर भूख की वजह से मरे हुए नजर आए। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जो नमक छिड़का जा रहा है, बल्कि मर्चें छिड़की जा रही हैं, बहुत ही तकलीफ हैं। आदिल निजामी कहते हैं 2000 रुपए, पूरे 2000 रुपए के बाद पेश खिदमत है, खरीदा है भाई। मौसूफा अवाम को कह रही हैं कि रोक सको तो रोक लो, हम कौन सा आपकी वजह से ईवान में पहुंचे। जी हमने जहाज खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है, क्या करना है, जो कुछ करना है कर लो। बिशारत राजा कहते हैं मरियम नवाज ने अवाम की खिदमत के लिए जहाज खरीदा है, अब इस जहाज से कफन फेंका करेंगे ताकि लोगों को कफन मिल सके। क्यों? ये जालिम है। सहरिश मुनीर मान कहती हैं अगर मेरे असासे आमदन से ज्यादा हैं तो तुम्हें क्या है भाई, नवाज शरीफ कहते हैं। और दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब कहती हैं अगर मरियम ने जहाज खरीदा है तो खरीदा है भाई, क्यों? ये है हम हुक्मरान खानदान का तुर्रा इम्तियाज कि कर लो तुमने जो कुछ करना है। लेकिन शौकत बसरा कहते हैं जाली वजीर और कनीज मरियम औरंगजेब, जिन पैसों से जहाज खरीदा है वो तुम्हारे या तुम्हारे टिकटॉकर वजीर आला के बाप के पैसे नहीं थे कि तुमको खरीदा है तो खरीदा है, बल्कि ये हम मजलूम अवाम के खून पसीने की कमाई के पैसे थे जिससे तुम्हारे फॉर्म 47 की जाली वजीर आला ने जहाज खरीदा है। शर्म से डूब मरो बेशर्मो। साथ वो ये भी कहते हैं कि इस जहाज में उस शख्स का टैक्स भी शामिल था जिसके बेटे को कफन भी नसीब नहीं हुआ और तुम उसका मजाक भी उड़ा रहे हो। जी गुजरांवाला में जनाब बाजार की ब्यूटिफिकेशन हुई है, उसको खूबसूरत बनाया गया है। इस पर मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया, वो कहती हैं हु वुड हैव थॉट गुजरांवाला कुड लुक लाइक दिस, कि इतना खूबसूरत भी गुजरांवाला नजर आ सकता है। इस पर एक शहरी ने उन्हीं के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया, वो कहते हैं अहमदाबाद मोड़ गुजरांवाला बाजार की ब्यूटिफिकेशन फी दुकानदार 60,000 रुपए दिए हैं, अपनी जेब से लोगों ने बनाया इसको, क्योंकि इधर मेरी भी एक शॉप है, मैंने भी 60,000 रुपए दिए हैं। जो नहीं देता था दुकान सील कर देती थी। इंतजामिया और पब्लिसिटी मरियम नवाज अपनी कर रही हैं। किस कदर शर्मनाक है कि लोगों की जेबों पर डाका डालते हैं और फिर अपनी खुदनुमाई करते हैं। वैसे कहा जाता है जनाब कि हमारे हुक्मरान चोर है, मैं कहता हूं हरगिज चोर नहीं है। चोर वो होता है जो चोरी छुपे करता है, जो डठाई से आकर आपका माल छीन कर जाता है वो डाकू होता है। यहां तो कहते हैं कर लो तुमने जो कुछ करना है, बस हमने लूट लिया सो लूट लिया। एक खबर है, हसनात मलिक कहते हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 50 मिलियन रुपए यानी 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर दी। मिर्जा शहजाद पर याद करते हुए कहते हैं एक ऐसा ही वफद एक बार वजीर आजम इमरान खान से मिला जिसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए स्विमिंग पूल बनाने की गर्ज से कीमती प्लाट देने का मुतालबा किया। इमरान खान ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया, उन्हें चाय पिलाई और फीकस एक बिस्किट पेश किया। वाकई पाकिस्तानी मेयार के मुताबिक वो एक बहुत ही खराब सियासतदान थे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो सियासतदान थे ही नहीं, वो तो निरा एक आम शहरी आम पाकिस्तानी है, वो सियासत उसे नहीं आई। शाकिर महमूद आवान ने खबर दी है, वो कहते हैं 9 मुहर्रम को इस्लामपुरा लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से हुसैनी सबील लगाई गई और यह सिलसिला गुज़िश्ता 12 साल से जारी था। अब होता यह है कि इस्लामपुरा मोहसिन नकवी जाते हैं और उनकी नजर इस सबील पर पड़ जाती है और फिर देखते ही देखते इस सबील को खत्म करवा दिया जाता है। कुछ पुलिस वाले और सफेद पोश भेजे जाते हैं, फौरी तौर पर जनाब वो बैनर जो लगा होता है जिसपे डॉक्टर यास्मीन राशिद की तस्वीर होती है वो हटा दी जाती है, पानी इधर उधर कर दिया जाता है और फिर जो पीटीआई के वर्कर्स होते हैं उनको भी कहा जाता है कि फौरी तौर पर यहां से चले जाओ वरना तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे। मतलब अब सबील भी नहीं लगाने देते। अच्छा, इसका एक पहलू और भी हो सकता है जनाब कि ये सियासी आप क्यों सबील लगा रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत तो बाकायदा इश्तिहार लगा रही है कि हम आपके लिए सबीलें लगा रहे हैं। वहां जायज है और अपने हलके में अपने घर के बाहर अगर यास्मीन राशिद सबील लगवाती हैं और वो खुद अगरचे जेल में,
تو ان کی یہ سبیل برداشت نہیں ہوتی۔ عائشہ علی بھٹا کہتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد 2 مرتبہ کینسر کو شکست دے چکی ہیں، ان کو دمے کے مسائل کا سامنا بھی ہے، جیل میں قید کے دوران مختلف انفیکشنز کا شکار بھی رہتی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے بعد جیل کا سیل ایک تاریک گھٹن زدہ قبر کا منظر پیش کرتا ہے۔ لاہور میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ کے باعث اکثر ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت خراب ہوئی، لیکن وہ ناقابل یقین حد تک مضبوط اعصاب کی مالک ہیں اور مسکراتے ہوئے جیل کی مشکلات کا بہادری اور حوصلے سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی زندگی سے متعلق پھیلائی جانے والی خبریں جھوٹے پروپیگنڈے پر مبنی ہیں اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹھیک ہیں۔ عائشہ علی بھٹا ایک ذمہ دار شخصیت ہے، وہ اگر کہہ رہی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا اور ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ اپنی وصیت بھی باقاعدہ لکھوا چکی ہیں، لیکن عائشہ علی بھٹا اس کی تردید کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ سوچ سمجھ کر بیان دے رہی ہوں گی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لازمی ہوگا۔ دوسری طرف جناب ماہر علم نجوم صادق ملک نے دی کرنٹ کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ 8 ستمبر 2020 کو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن ان کا ہاتھ دے کر میں نے انہیں بتایا کہ آپ ایک جنرل ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں جنرل بھی ہوں اور اس وقت کور کمانڈر گوجرانوالا بھی ہوں، اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے ادارے کی قیادت کریں گے۔ اب ماہر علم و نجوم صادق ملک کو دیکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر وہ فیلڈ مارشل صاحب کا ہاتھ دیکھے اور دیکھے کہ پاکستان جو اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے وہ کیا بہتر بھی ہو سکتا ہے، اور کیا فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں وہ لکیریں ہیں کہ پاکستان کو اصلاح کی طرف اور بہتری کی طرف لا سکے۔ رانا عاطف صورتحال یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI 1.4 ارب ڈالر ہے، جبکہ ایتھوپیا مطلب سب سے گیا گزرا ملک ایتھوپیا ہے، لیکن اس کی اس سال کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 4.5 ارب ڈالر، پاکستان 1.4، ایتھوپیا کی 4.5 ارب ڈالر، اور ایتھوپیا وہ ملک ہے جس میں پورے 90 کی اندر سالانہ FDI صرف 10 ملین ڈالر ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایتھوپیا سے بھی نیچے گئے گزرے ہیں۔ جی اسٹیٹ بینک نے ایک ملک بھر کے بینکوں کے لیے ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک نے بغیر قانونی وجہ مجاز اتھارٹی کے منظوری اور مناسب تصدیق کے ملک بھر کی بینکوں کو شہریوں کے اکاؤنٹس بلاک کرنے سے روک دیا۔ اسٹیٹ بینک کا غیر ارادی اور احتیاطی پابندیوں سے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کے فیصلے اور ہدایت کے بعد یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا۔ اصل میں اس وقت جو حکمران چل رہے ہیں کہ حکمرانوں نے عدلیہ کی وقت کھو دی، میڈیا کو ختم کر دیا، ادارے ختم کر دیے، انہی میں ایک بینکنگ سسٹم ہے۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی عرض کیا تھا کہ اس بینکنگ سسٹم کو تباہ ہوا، اس پر اعتبار ختم ہوا تو پاکستان ڈوب جائے گا۔ اب شاید انہیں احساس ہوا ہے اور اس قسم کے سرکولر جاری کروا رہے ہیں، لیکن جب تک ادارے کی طرف سے ایک اعتماد بھرپور طریقے سے قائم نہ ہو اس وقت ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رؤف کلاسرا کہتے ہیں سابق چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا ہمارے محسن اسلام آباد جناب محسن نقوی کی چھتری اور پروٹیکشن تلے 40,000 درختوں I-8 کے 4 کلومیٹر جنگل، F9 پارک جنگل، بھاراکو کے ہزاروں درختوں، اوپن یونیورسٹی کے گرین بیلٹس کی تباہی کر گئے، اور بقیہ تباہی ایران ایونیو کے گرد مارگلا پہاڑیوں پر جاری ہے۔ اس کے بعد تو اسلام آباد تندور بن چکا ہے۔ رندھاوا صاحب کا اس شہر کے ہزاروں درختوں، سبزے اور پہاڑوں پر پھیرا گیا رندہ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہے۔ اکیلا گریڈ 20 کا افسر پورے شہر پر بھاری پڑا اور شہر کے ماحول کو برباد کر کے اب DG پاسپورٹ لگ کر مزے سے اگلے گریڈ میں ترقی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہے جناب اس وقت کی بیوروکریسی۔ سینیٹر ناصر بٹ اور ساتھ ہی نعیم حیدر پنجوتا کے درمیان گفتگو ہوئی، اس پر کہتے ہیں کہ ساکن نثار ہے آج کل کہاں، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کا جہاز فیض حمید آج کل جیل میں ہے، جنرل باجوہ گرنے کے بعد بیمار ہے، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ سینیٹر ناصر بٹ کا مطالبہ تھا۔ تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے نعیم پنجوتا، وہ کہتے ہیں تو ڈالیں نا باجوہ کو جیل میں، کیوں نہیں ڈالتے؟ تو کہتے ہیں ڈالیں گے، نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی اور وہ واپس آ گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا وہاں آپ کے پر جلتے ہیں، آپ خود مقابلے ہیں اور آپ پر احسانات
इनके तो है सो है, लेकिन पिछले जनरल के आप पर बहुत ज्यादा एहसान है कि उसने रिजीम चेंज करवाया था। समीदीन बलोच कहती हैं, 1 माह से जारी मुसलसल हरासानी के बाद गुज़श्ता रात तकरीबन 1 बजे कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के एहलकार जो 22 गाड़ियों में सवार थे और जिनकी तादाद तकरीबन 60 से 70 के दरमियान थी, लेडी पुलिस एहलकारों के हमरा मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर पहुंचे। उस वक्त मैं घर पर मौजूद नहीं थी। अगर उनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना था तो मेरी गैर मौजूदगी का कंफर्म करने के बावजूद मेरे घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल होने का क्या मकसद था? मतलब अपनी रिप्यूट को मुसलसल आप खराब किए जा रहे हो। जी, पीटीआई ने इंदिया जाहिर किया है कि वो आजाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकॉट कर सकते हैं। इस हवाले से सलमान अकरम राजा कहते हैं ये बिल्कुल मुमकिन है। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और जो आजाद कश्मीर में सूरत हाल है, इसको सामने रखकर फैसला करेंगे कि क्या इस जबर के माहौल में, इस कत्ल गारत के माहौल में शफाफ इलेक्शन का कोई इम्कान भी है या नहीं है। लाहौर से एक दर्दनाक खबर, लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। छत के मलबे तले आकर 14 बच्चे जाँ बाक हो गए। एक खातून टीचर समेत 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। रेस्क्यू हुकाम इनको निकाल रहे हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और सबसे अहम बात यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के दफ्तर के ऐन नीचे, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो फेरी वालों को तो तंग कर सकती हैं पीरा फोर्सेस के जरिए, आम गरीबों को तंग कर सकती हैं। यहां 14 बच्चे जाँ बाक हो गए और उनको कानो कान खबर नहीं हुई। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।